9:15 थे जब मैं घर से चला और पार्क से होता हुआ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से बेकर स्ट्रीट पहुंचा। दरवाजे पर दो हैंडसम इंतजार कर रही थी और गलियारे में दाखिल होने पर ऊपर से मुझे आवाजें आती सुनाई दी। उसके कमरे में दाखिल होने पर मैंने होम्स को दो लोगों से जोर जोर से बातें करते पाया, जिनमें से एक को मैंने पहचाना कि वह पुलिस एजेंट पीटर जोन्स है, जबकि दूसरा लंबे पतले उदास चेहरे वाला आदमी था जिसने बड़ा ही चमकीला है और कुछ ज्यादा ही इज्जतदार फ्रॉक कोट पहन रखा था। हमारी टुकड़ी पूरी हो गई। अपने जैकेट के बटन बंद करते और शेल्फ से अपना शिकार वाला भारी चाबुक उठाते हुए होम्स ने कहा, वॉटसन, मैं समझता हूँ कि तुम स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर जोन्स के बारे में जानते हो। आओ तुम्हारी मुलाकात मिस्टर मेरीवेदर से करवा दूं, जो आज की रोमांचकारी रात में हमारे साथ रहेंगे। देखो डॉक्टर, हम फिर से जोरों में शिकार करेंगे, जोन्स ने रोब झाड़ने वाले अंदाज में कहा। हमारा दोस्त जो है पीछा करने में माहिर है, मिस्टर मेरीवेदर ने उदासीनता से जवाब दिया। हमारी पूरी कसरत कहीं टाए फिस न हो जाए। मिस्टर होम्स पर आप काफी भरोसा रख सकते हैं, सर, पुलिस एजेंट ने बड़प्पन जताते हुए कहा। उसके अपने छोटे छोटे तरीके हैं। अगर यह बुरा न माने तो है, तो यह बड़े अजीबोगरीब, पर इसमें जासूस बनने के सारे लक्षण हैं। यह कहना नहीं होगा कि एक या दो बार, जैसे कि शाल्टो हत्याकांड और आगरा का खजाना के मसले में, इसका अंदाजा बाकी पुलिस के अंदाज से ज्यादा सही था। अजनबी ने थोड़ी इज्जत के साथ कहा, ओह, अगर आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं अपनी जुए की बाजी को भूल नहीं पा रहा हूँ। 27 सालों में यह पहली शनिवार की रात है जब मैं जुआ नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि आज रात तुम ऐसी बाजी खेलोगे जैसी तुमने पहले कभी नहीं खेली होगी, और खेल भी ज्यादा रोमांचक होगा। तुम्हारे लिए मिस्टर मेरीवेदर, बाजी करीब 30,000 पाउंड की होगी और जोन्स तुमको वह आदमी मिल जाएगा जिसे तुम पकड़ना चाहते हो। जॉन क्ले, जो हत्यारा और चोर है और धोखाधड़ी करने में माहिर है। मिस्टर मेरीवेदर, उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, पर अभी से ही वह अपने पेशे में शातिर है और लंदन भर के किसी भी दूसरे अपराधी की जगह में इसकी कलाइयों में अपनी हथकड़ियां डालना पसंद करूंगा। यह नवयुवक जॉन क्ले बहुत अनोखा किस्म का है। उसके दादा शाही ड्यूक थे और यह खुद भी ईटन और ऑक्सफोर्ड जा चुका है। उसका दिमाग उसकी अंगुलियों की तरह ही चालाक है, और हालांकि हर मोड़ पर हमें उसकी छाप मिल जाती है, हमें यह कभी नहीं मालूम होता कि वह खुद कहाँ पर मिलेगा। एक हफ्ते वह स्कॉटलैंड में बच्चों का पालना तोड़ रहा होगा, तो दूसरे हफ्ते कार्नवाल में अनाथालय के लिए चंदा जमा करता मिलेगा। मैं सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ, पर अभी तक उसको देख तक नहीं पाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आज रात उसके साथ तुम्हारा परिचय कराने की खुशी मिलेगी। मिस्टर जॉन क्ले के साथ मेरी भी एक या दो बार छोटी छोटी भिड़ंत हो चुकी है, और मैं भी मानता हूँ कि अपने पेशे में वह काफी माहिर है। पर अब 10 बज चुके हैं और हमें चलना चाहिए। अगर तुम दोनों पहली हैंडसम पकड़ लो तो वॉटसन और मैं अगली वाली से आ जाएंगे। उस लंबी ड्राइव के दौरान शर्लॉक होम्स ने ज्यादा बातचीत नहीं की और कैब में पसर कर वे धुनें गुनगुनाता रहा जो उसने दोपहर में सुनी थी। हम गैस की रोशनी में नहाई सड़कों की भूल भुलैया से खड़खड़ाते हुए गुजरे, आखिरकार फेरिंगडन स्ट्रीट पहुंच ही गए। हम उस जगह के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। मेरे दोस्त ने टिप्पणी की, यह शख्स मेरीवेदर बैंक का डायरेक्टर है और इस मामले में उसकी खुद की रुचि है। मैंने सोचा कि जोन्स को भी अपने साथ रखना ठीक होगा। वह बुरा आदमी नहीं है, हालांकि अपने पेशे में बिल्कुल है निखट्टू पूस में एक अच्छी बात है। वह बुलडॉग की तरह बहादुर है और अपने शिकार को केकड़े की तरह जकड़ लेता है। देखो, हम वहां पहुंच गए हैं और वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच गए थे जहां हम सुबह थे। हमने अपनी कैबें लौटा दी और मिस्टर मेरीवेदर की हिदायतों पर गौर करते हुए हम एक संतरे रास्ते से गुजरते हुए एक किनारे के दरवाजे पर पहुंचे, जिसको उसने हमारे लिए खोल दिया। उसके अंदर एक छोटा सा गलियारा था जिसके दूसरी ओर बड़ा सा लोहे का गेट था। यह भी खोला गया और फिर हम घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे जिसके आखिर में एक दूसरा मजबूत गेट था। मिस्टर मेरीवेदर लालटेन जलाने के लिए रुका और एक अंधेरे सीलन भरे गलियारे से हमें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। फिर एक तीसरा गेट खोलने के बाद एक बड़े कमरे में हमें ले गया जो चारों ओर बड़े बड़े बक्सों से भरा था। तुमको ऊपर से ज्यादा खतरा नहीं है, लालटेन अपने हाथ में लेकर इधर उधर देखने पर होम्स ने गौर फरमाया। न नीचे से, मिस्टर मेरीवेदर ने अपनी छड़ी फर्श पर खटकाते हुए कहा। अरे बाप रे, यह तो खोखला लग रहा है। हक्का बक्का होकर ऊपर देखते हुए वह बोला। मुझे तुमको चुप रहने के लिए कहना पड़ेगा, होम्स ने सख्ती से कहा। वैसे भी तुमने हमारी पूरी मेहनत को खतरे में डाल दिया है। क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ कि इनमें से किसी बक्से पर बैठ जाने की कृपा करो और हमारे काम में दखल मत डालो। मिस्टर मेरीवेदर चुपचाप एक बक्से पर बैठ गया और उसके चेहरे पर दुख का भाव था।
होम्स घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और लालटेन और मैग्नीफाइंग शीशे की मदद से पत्थरों के बीच आई दरारों को गौर से देखने लगा। कुछ ही पलों में उसके दिल को तसल्ली हो गई, क्योंकि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना शीशा जेब के अंदर रख लिया। हमारे पास कम से कम अभी 1 घंटा है, वह बोला, क्योंकि जब तक वह शरीफ साहूकार सो नहीं जाता वे लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे। उसके बाद वे 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी वे अपना काम पूरा करेंगे उन्हें भाग निकलने का उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। जैसा तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, इस वक्त डॉक्टर हम लंदन के एक प्रमुख बैंक की शाखा के तहखाने में हैं। मिस्टर मेरीवेदर यहाँ के डायरेक्टरों का चेयरमैन है। यह तुमको बताएगा कि लंदन के शातिर अपराधियों को इस तहखाने में इतनी रुचि क्यों है। हमारे फ्रेंच सोने की वजह से डायरेक्टर फुसफुसाया। हमें कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि इसको लूटने की कोशिश की जा सकती है। तुम्हारा फ्रेंच सोना? हाँ, कुछ महीनों पहले हमें अपने को मजबूत करने का मौका मिला और इसलिए हमने बैंक ऑफ फ्रांस से 30,000 नेपोलियन उधार लिए थे। यह सबकी जानकारी में है कि हम वह धन खोल नहीं पाए हैं और वह पूरा का पूरा यूं ही तहखाने में पड़ा है। जिस बक्से पर मैं बैठा हूँ उसमें 2,000 नेपोलियन बंद पड़े हैं। हमारा बुलियन का खाता इस समय किसी भी ब्रांच ऑफिस में रखे गए खाते से ज्यादा है और डायरेक्टर काफी घबराए हुए हैं। उनका घबराना ठीक ही है, होम्स बोला, और अब वक्त आ गया है कि हम तैयार हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर अपना काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान मिस्टर मेरीवेदर हमें लालटेन को ढक देना चाहिए और अंधेरे में बैठे रहें। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं अपनी जेब में ताश के पत्ते लाया हूँ और मैंने सोचा कि तुमको जुआ खेलने दूंगा, पर मैं देख रहा हूँ कि दुश्मनों ने इतनी ज्यादा तैयारी कर रखी है कि हम जरा सी भी रोशनी का खतरा मोल नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें अपनी अपनी जगह चुननी होगी। वे बड़े बेखौफ हैं और हमें देखकर भौचक के रह जाने के बावजूद यदि हमने सावधानी से काम नहीं लिया तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इस बक्से के पीछे खड़ा रहूंगा और तुम लोग उन बक्सों के पीछे छिप जाओ। फिर जब मैं उन पर रोशनी डालूंगा तुम लोग जल्दी से उन्हें घेर लेना। अगर वे फायर करते हैं तो वॉटसन तुम भी उनको शूट करने से मत हिचकना। मैंने अपनी रिवॉल्वर तानकर उस लकड़ी के बक्से के ऊपर रख दी जिसके पीछे मैं छिपा था। होम्स ने लालटेन की रोशनी ढक दी और हम घुप अंधेरे में थे। ऐसा काला अंधेरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। गरम धातु की महक से हमें यह संतोष था कि रोशनी अभी भी है और एक पल में ही चमक जाएगी। मैं वैसे ही अनजानी अनहोनी की आशंका से घबराया हुआ था और उस तहखाने की ठंडी सीलन भरी उदासी में मन दुखी हो रहा था। उसके पास भाग निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, होम्स ने दबी आवाज में कहा। इस घर से वापस होकर सक्से कोबर्ग स्क्वायर तक। जोन्स, मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी हिदायतों का पालन कर लिया होगा। आगे के दरवाजे पर मैंने एक इंस्पेक्टर और 2 अफसरों को तैनात कर रखा है। फिर तो हमने उनके निकल भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अब हमें चुपचाप रहकर इंतजार करना होगा। वह समय कितना लंबा लग रहा था। बाद में बात करने पर पता चला कि सिर्फ 1.25 घंटा ही बीता था, पर उस वक्त मुझे लग रहा था कि पूरी रात ही बीत गई होगी और पौ फटने वाली होगी। मेरे जोड़ अकड़ गए थे और दुख भी रहे थे, क्योंकि मुझे हिलने से डर लग रहा था, पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मेरे कान इतने चौकन्ने हो रहे थे कि न सिर्फ अपने सहयोगियों की सांसों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, बल्कि हट्टे कट्टे जोन्स की गहरी सांसों से बैंक डायरेक्टर की पतली धीमी सांसों का फर्क भी मालूम हो रहा था। अपनी जगह से मैं बक्से के ऊपर जमीन तक देख सकता था। अचानक मेरी आंखों को हल्की सी रोशनी का एहसास हुआ। पहले पहले तो पत्थर की पगडंडी पर चिंगारी सी दिखाई पड़ी, फिर वह लंबी होती होती पीली रेखा बन गई और फिर बगैर किसी चेतावनी के एक दरार खुली और एक सफेद स्त्री का सा हाथ दिखा जो रोशनी के इर्द गिर्द टटोल सा रहा था। 1 मिनट से भी ज्यादा समय तक टटोलती अंगुलियों वाला वह हाथ जमीन के ऊपर लहराता रहा। फिर जिस तरह अचानक वह जमीन के बाहर आया उसी तरह वापस गायब हो गया और फिर से अंधेरा हो गया, सिवाय जमीन के नीचे से आती दरारों के बीच उस चिंगारी के पर उसका गायब हो जाना क्षणिक था। चीरने वाली तेज आवाज से एक चौड़ा सफेद पत्थर अपनी जगह से हटा। वहां पर एक चौकोर गड्ढा बन गया। इस गड्ढे में से लालटेन की रोशनी चमक रही थी। फिर एक चिकना लड़कपन लिए चेहरा झांका और गड्ढे के दोनों ओर एक एक हाथ रखकर वह कंधे और फिर कमर तक ऊपर आ गया। फिर उसका एक घुटना ऊपर टिक गया। दूसरे ही क्षण वह गड्ढे के किनारे खड़ा था और अपने साथी को ऊपर खींच रहा था, जो उसी की तरह चुस्त और छोटा था और जिसके बाल बहुत ज्यादा लाल थे। सब ठीक ठाक है, वह फुसफुसाया। तुम्हारे पास थैले और हथौड़े हैं ना? अरे रे आर्ची, कूदो, मैं भी कूदता हूँ। शर्लॉक होम्स उछलकर खड़ा हो गया था और लड़के की गिरेबान पकड़े था। दूसरा गड्ढे में कूदने लगा और जब जोन्स ने उसका कोट पकड़ा तो मुझे कपड़ा फटने की आवाज आई।
रोशनी में एक रिवॉल्वर चमकी, पर होम्स का कोड़ा उसकी कलाई पर पड़ा और रिवॉल्वर खनकती हुई पत्थर के फर्श पर आ गिरी। कोई फायदा नहीं, जॉन क्ले, होम्स ने सपाट आवाज में कहा। तुम बच नहीं सकोगे। वह तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, दूसरे ने शांत आवाज में कहा। मुझे लगता है मेरा दोस्त सही सलामत है, हालांकि तुमने उसका कोट पकड़ रखा है। अच्छा, लगता है कि तुमने अपना काम पूरी तरह किया है। मुझे तुमको बधाई देनी चाहिए। तुम्हारी लाल बालों वाली तरकीब बहुत ही नई और असरदार थी। तुम थोड़ी देर में अपने दोस्त से मिल जाओगे। वह गड्ढों के नीचे मुझसे जल्दी उतर लेता है। चुपचाप खड़े रहो जिससे मैं हथकड़ियां लगा दूं। मेहरबानी करके मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। कलाइयों पर हथकड़ियां पड़ते ही हमारा कैदी बोला। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरी नसों में शाही खून दौड़ रहा है और मुझसे बात करने से पहले मुझे सर और प्लीज कहा करो। ठीक है, उपहास से उसे घूरते हुए जोन्स ने कहा। खैर, क्या आप प्लीज सर ऊपर चलने की मेहरबानी करेंगे जहां कैब आपको पुलिस स्टेशन ले जाने का इंतजार कर रही है। यह बेहतर है, जॉन क्ले ने शांत भाव से कहा। वह हम तीनों की ओर झुका और जासूस की हिरासत में चुपचाप वहां से चला गया। वाकई, मिस्टर होम्स, तहखाने से उसके पीछे पीछे चलते मिस्टर मेरीवेदर ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि बैंक किस तरह तुम्हारा शुक्रिया या कर्ज चुका सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे अनुभव में हुई सबसे खतरनाक बैंक डकैती की कोशिश को तुमने मजबूती से नाकाम कर दिया है। मिस्टर जॉन क्ले से मुझे भी एक दो पुराने कर्ज चुकाने हैं, होम्स ने कहा। इस मामले में मेरा थोड़ा खर्चा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि बैंक उसे चुका देगा। पर उसके अलावा मुझे काफी फायदा भी हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है जो कई तरह से बेजोड़ है। लाल बाल संगठन का पूरा किस्सा देखो वॉटसन, उसने सुबह सुबह समझाया, जब हम बेकर स्ट्रीट में विस्की और सोडा के साथ बैठे थे। शुरू में ही बिल्कुल साफ था कि संगठन का विज्ञापन और एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश की नकल उतारने के पूरे मामले का मकसद यही था कि इस बेवकूफ साहूकार को हर रोज कुछ घंटों के लिए रास्ते से हटाया जाए। इनका तरीका अजीब था, पर इससे अच्छा तरीका सोचा भी नहीं जा सकता। क्ले के खुराफाती दिमाग में यह तरकीब अपने साथी के बालों के रंग से सूझी होगी, इसमें शक नहीं है। हफ्ते के 4 पाउंड का लालच उसे फंसाने के लिए दिया गया और यह उनके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वे लोग हजारों के चक्कर में थे। उन्होंने विज्ञापन दिया, एक बदमाश के। दूसरे बदमाश ने इस शख्स को उकसाया कि वह यहाँ पर नौकरी की अर्जी दे और साथ मिलकर वे लोग अपनी चाल में कामयाब हो गए कि वह हफ्ते में रोज सुबह यहाँ से चला जाए। जब मैंने सुना कि आधी तनख्वाह पर कोई इसका असिस्टेंट बनने को तैयार हो गया है, तभी मैं समझ गया कि इसके पीछे कोई गहरा मकसद छुपा है। पर तुमने यह कैसे समझा कि मकसद क्या है? अगर घर में कोई महिला होती तो मुझे लगता कि कोई अश्लील साजिश मात्र है, पर इसका तो सवाल ही नहीं था। इस आदमी का कारोबार भी छोटा सा था और इसके घर में भी ऐसा कीमती सामान नहीं था जिस पर ये लोग इतना खर्चा करें। इसका मतलब कि घर के बाहर ही कुछ ऐसा था जिस पर इनकी नजर थी। पर ऐसा क्या था? मैंने असिस्टेंट के फोटोग्राफी के शौक के बारे में सोचा और यह कि वह बार बार तहखाने में जाता था। तहखाना, इस उलझी हुई गुत्थी का सिरा मुझे मिल गया था। फिर मैंने इस रहस्यमय असिस्टेंट के बारे में छानबीन करवाई तो पाया कि मुझे लंदन के सबसे शातिर अपराधियों से निपटना होगा। वह तहखाने में कुछ कर रहा था जिसके लिए उसे महीने तक लगातार हर रोज कई घंटों तक काम करना पड़ रहा था। आखिर यह क्या रहस्य हो सकता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिवा इसके कि वह किसी और इमारत तक नीचे नीचे सुरंग तैयार कर रहा होगा। जब हम मौका ए वारदात पर पहुंचे तो इतना तो मेरी समझ में आ गया था। मैंने वहां पर अपनी छड़ी जमीन पर ठोक कर तुम्हें अचंभे में डाल दिया था। मैं यह तय कर रहा था कि तहखाना आगे की ओर खुलता है या पीछे की ओर। आगे की ओर वह नहीं था। फिर मैंने घंटी बजाई और जैसी मुझे उम्मीद थी, असिस्टेंट ने ही दरवाजा खोला। हमारी कुछ छोटी मोटी झड़पें हो चुकी हैं, पर हमने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसका चेहरा शायद ही देखा था। मैं उसके घुटने देखना चाह रहा था। तुमने खुद देखा होगा कि उसके घुटने कितने घिसे हुए और गंदे थे। वह घंटों तक घुटनों के बल बैठकर खुदाई की जाने की कहानी कह रहे थे। बस एक बात देखनी थी कि वे किसके लिए खुदाई कर रहे हैं। मैंने वहां का चक्कर लगाया तो देखा कि हमारे दोस्त के घर से सटा हुआ था सिटी एंड सबर्बन बैंक। इससे मुझे लगा कि गुत्थी सुलझ गई है। जब तुम कॉन्सर्ट के बाद वापस घर गए, तब मैंने स्कॉटलैंड यार्ड से संपर्क किया और बैंक के डायरेक्टरों के चेयरमैन से बात की और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और तुमको यह कैसे मालूम हुआ कि वे आज रात को ही अपनी कोशिश करेंगे? मैंने पूछा। देखो, जब उन्होंने अपना दफ्तर बंद कर दिया, इसका मतलब यह था कि उन्हें मिस्टर जाबेज विल्सन के होने न होने की अब कोई परवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उनकी सुरंग तैयार हो चुकी थी। पर यह जरूरी था कि वे जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लें। कहीं इसके बारे में किसी को पता न चल जाए या सोना वहां से हटाकर कहीं और न ले जाया जाए।
शनिवार उनके लिए और दिनों से ज्यादा ठीक था क्योंकि उन्हें भाग निकलने के लिए 2 दिन मिल जाते। इन सब वजहों से मुझे लग रहा था कि वे आज रात ही आएंगे। तुमने बड़ी खूबसूरती से सारा मसला सुलझा लिया है, मैंने अनछुपी तारीफ करते हुए कहा। यह इतनी लंबी माला है, पर इसकी एक एक कड़ी पर भरोसा हो रहा है। इसने मुझे बोर होने से बचाया, जम्हाई लेते हुए उसने जवाब दिया। मुझे अभी से बोरियत लग रही है। मेरी जिंदगी में एक लंबी कोशिश रही है। अपने को जिंदगी के उबाऊपन से बचाने की इन छोटी मोटी समस्याओं से मुझे मदद मिलती है। तुम इंसानों के लिए मसीहा हो, मैंने कहा। उसने कंधे उचकाए। शायद आखिर कुछ तो फायदा है ही।